हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप लोगों के आइकन प्रेप स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 के कविता देश हमारा के बारे में पढ़ाऊँगी, जो कि चैप्टर 1 से है। ठीक है बच्चों, पिछले क्लास में मैंने व्याकरण के बारे में बताया था, पढ़ाया है, ठीक है, जो कि प्राइमरी सेक्शन से जुड़ी हुई है। आज मैं आप लोगों को फर्स्ट डे इस मेन बुक के चैप्टर 1 के कविता के बारे में पढ़ाऊंगी, जो कि हमारा देश से संबंधित है। इस कविता में कवि अपने देश की व्याख्या की है, देश के बारे में व्याख्या की है, देश के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में व्याख्या किए हैं, है ना। कवि ने बताया है कि हमारा देश कितना अलौकिक, कितना सुंदर, कितना अद्भुत है, इसके बारे में बताया है। इसके अलावे कवि ने, है ना, हमारे देश के एकता के बारे में भी क्या किया है, एकता के बारे में भी उसका वर्णन किया है, उसके बारे में बताया है। और प्रकृति का हमारे देश पे कितनी कृपा बनी हुई है, इसके बारे में भी कवि बताया है। तो पहले मैं आपको इस कविता के सारांश के बारे में बताऊंगी, जो कवि ने क्या किया है, पंक्तिबद्ध करके बाद में लिखा है, लेकिन सारांश के रूप में कवि क्या कहना चाह रहे हैं कविता में, उसके बारे में मैं आपको पहले बताऊंगी। कवि इस कविता में अपने देश की प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक संपत्ति के बारे में क्या किया है, चर्चा किया है, वर्णन किया है कि देखो हमारा देश जो है वो क्या है, सभी देशों से, है ना, हमारा देश क्या है, सभी देशों से क्या है, सबसे अलग है। अन्य देशों की अपेक्षा क्या है, हमारा देश बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अनूठा, बिल्कुल ही प्यारा है। हमारा देश क्या है, अद्भुत है, अनोखा है ना। कवि ने क्या कहा है कि हमारा देश क्या है, बिल्कुल ही अलग है, सबसे अलग, सबसे अनूठा, है ना, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा क्या है, हमारा देश। और इस देश को, हमारा देश कौन है, तो भारत, है ना। हमारा देश क्या है, तो भारत है हमारे देश का नाम है, जिसे बोलने में हम क्या है, हम गर्व महसूस करते हैं। ठीक है, कवि ने यह भी बताया कि हमारे देश की जो सुंदरता है ना, प्राकृतिक सुंदरता जो हमारे देश की है, उसके सामने क्या होता है, उसके सामने देवताओं का जो नंदन वन है वो भी क्या है, फीका है। बच्चों सुनिएगा ध्यान से कि कवि ने क्या चर्चा किया है, क्या बताया है कि जो हमारा देश जो इतना खूबसूरत है, प्राकृतिक दृश्य जो हमारे देश में है, हमारे देश में जो प्राकृतिक दृश्य इतनी मनमोहक, इतनी आकर्षित है, उसके सामने क्या है, देवताओं का नंदन वन। नंदन वन कहने का अर्थ है कि इंद्र की वाटिका, है ना, इसका अर्थ होगा इंद्र की वाटिका। तो जो हमारा देश है, हमारे देश का जो प्राकृतिक दृश्य है वो क्या है, देवताओं के सामने भी क्या है, देवताओं का जो बगीचा है, देवताओं का जो क्या है, वाटिका है ना, देवताओं का जो नंदन वन है वो भी क्या है, वो भी फीका है, वो भी हारा हुआ है ना। इसके अलावे हमारे देश के बारे में कवि ने क्या चर्चा किया है, तो हमारे देश के एकता के बारे में क्या किया, कवि ने खास जोर दिया कि हमारे देश में क्या है, एकता जो है वो बहुत प्रधान है। एकता कहने का अर्थ है कि एक साथ मिलकर किसी कार्य को करना, मतलब वहाँ पे मतभेद की भावना बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं क्या कर रही हूँ कि कवि ने किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया है, तो एकता पर, यूनिटी, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हो यूनिटी। तो एकता हमारे देश में जो है वो बहुत क्या है, बहुत ही हमारा एक खास हथियार है हमारे देश के लिए, क्योंकि हम लोग एक साथ मिलकर क्या करते हैं, किसी भी कार्य को सफल बना सकते हैं। तो एकता पर भी हमारे कवि ने क्या किया है, जोर दिया है ना। तो एक साथ रहने का भी इस पे आग्रह किया। इसके अलावा वो यह भी आग्रह कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें एक साथ रहना है आपस में प्रेम भाव के साथ। मतभेद की भावना, ऊंच नीच की भावना बिल्कुल ही हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा देश क्या कहलाएगा, एकता के सूत्र में बंधा हुआ कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं कविता की पंक्ति पर आऊँगी। मैंने ये सारांश बता दिया आप लोगों को, अब मैं बताऊँगी कविता को पंक्ति बाय पंक्ति, आपको, है ना, पंक्तिबद्ध करके मैं उसकी हिंदी आप लोगों को समझाती जाऊँगी कि कवि ने हर पंक्ति में क्या आशय स्पष्ट किया है ना। मैंने कुछ कठिन शब्द भी लिख दिया है बोर्ड पे, ताकि आप लोगों को समझने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, मैंने लिख दिया सामने में कि अगर कविता के बीच में इन कठिन शब्दों का, है ना, हमें सामना होना पड़े तो क्या है, आप लोगों को समझने में किसी तरह की कोई कठिनाई
ना हो, इसलिए मैंने इसे क्या किया, बोर्ड पे लिख दिया है। तो अब मैं कविता की पंक्ति पर आऊँगी और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और एकदम पंक्तिबद्ध होकर इसे क्या कीजिएगा, पढ़िएगा भी, ताकि क्या हो, इसके उच्चारण में आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। इसलिए एकदम पंक्तिबद्ध होकर सुनिएगा और इसे पंक्तिबद्ध होकर ही पढ़िएगा, एकदम शुद्ध शुद्ध उच्चारण करके, क्योंकि यह कविता क्या है, हमारे देश से संबंधित है, हमारे भारत देश से संबंधित है, जो कि भारत देश क्या है, हमारा सभी देशों से अनोखा, सभी देशों से प्यारा, सभी देशों से क्या है, अलग है ना। तो अब हम कविता की पंक्ति पर आते हैं। कविता की पहली पंक्ति जो है उसमें क्या लिखा है, कवि ने क्या लिखा है, क्या बताया है, सबसे सुंदर सबसे प्यारा, ध्यान से सुनिएगा, सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा। कवि ने क्या कहा है कि सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा, ऊंचा पर्वतराज हिमालय। हिमालय की बात की चर्चा हुई है, हिमालय, ठीक है। पहने हिम का ताज हिमालय, कंचन नदियाँ दूध की धारा देश हमारा। ध्यान से सुनिएगा कि सबसे सुंदर सबसे प्यारा, कवि ने पहली पंक्ति में यह आशय स्पष्ट किया है कि हमारा देश क्या है। हमारे देश की पहले क्या किया, हमारे देश की चर्चा की है, हमारे देश के सौंदर्य की चर्चा की है, हमारे देश के प्राकृतिक सौंदर्य की चर्चा की है। प्राकृतिक सौंदर्य मतलब प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है पहली पंक्ति में, जिसमें उन्होंने बताया है कि हिमालय है ना, हिमालय जो पर्वतराज हिमालय है वो क्या है, वो हिम के है ना, हिम बर्फ के, हिम मतलब क्या होते हैं बच्चों, बर्फ है ना, तो वो क्या है, बर्फ से ढकी हुई है ना, बर्फ से ढकी हुई है। तो सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा, मतलब हमारा देश जो है वो सभी देशों से क्या है, अलग है ना, सभी देशों से अनूठा है, प्यारा है ना। जितने भी देश है इस दुनिया में उस सभी देशों के बराबर है ना, अपेक्षा हमारा देश सबसे सुंदर है। उसके बाद क्या कहा कवि ने कि ऊंचा पर्वतराज, हिमालय पर्वत के बारे में हो गया, जो कि पर्वतराज क्या होता है, सबसे ऊंचा और विशाल पहाड़ होता है, जिस पर क्या है, हिम, हिम मतलब बर्फ, बर्फ ऐसे उस पे पड़े हुए हैं है ना, बर्फ उस पे ऐसे रखे हुए हैं जैसे मानो क्या लगता है कि जैसे क्या हो, एक मुकुट पहने हुए हो वो पर्वत। किस चीज़ के मुकुट, तो बर्फ के। तो सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा, ऊंचा पर्वतराज हिमालय, हमारा देश क्या है, सबसे सुंदर और सबसे प्यारा है हमारा देश। और क्या कर रहा है, ऊंचा पर्वत जो हमारे देश में है ना, पर्वतराज हिमालय जो है हमारा देश में, वो क्या है, हिम से बर्फ से ढका हुआ है, जैसे मानो ऐसा प्रतीत हो कि वो क्या हो, बर्फ का एक मुकुट पहना हुआ है ना। और उसके बाद क्या है, कंचन नदियाँ, मतलब क्या, कंचन मतलब होता है सोना, मैंने लिखा भी है सोना, मतलब नदियाँ जो है, नदियों को किस चीज़ के बारे में किया गया है, सोने की है ना, सोने के बराबर में रखा गया है कि जो नदियाँ जो धारे में बहती है, सोने की नदियाँ है ना, सोने के मतलब ये नहीं कहने का प्रतीत होता आज से स्पष्ट कि सोना गिर रहा, नहीं, ये नहीं कवि कहना चाह रहे हैं। कवि यह कहना चाह रहे हैं कि जो नदियाँ बहती है इतनी तेज में, मानो प्रतीत हो कि वो सोना है। तो सोने की नदियाँ बहती किस तरह लगती है हमें, बहती है जब वो तेरी, तो कैसे लगती है हमें, दूध की धारा की तरह है ना। तो कंचन नदियाँ दूध की धारा देश हमारा, मतलब हमारे देश में जो सोने की नदियों है ना, सोने की नदियों की तरह क्या है, हमारे देश की नदियाँ जो सोने की नदियों की तरह हमारी नदियाँ दूध की धारा बनाकर क्या कर रही है, बह रही है, निरंतर चलती जा रही है, कहीं रुकती नहीं है। ठीक है बच्चों, इस पंक्ति के बाद हम दूसरे पंक्ति में आते हैं। धवल हिमालय या प्रांगण, ठीक है, प्रांगण का अर्थ होता है आंगन, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे लेकिन आप समझ जाइएगा, प्रांगण मतलब होता है आंगन और धवल मतलब होता है सफ़ेद, मैंने लिखा भी है धवल सफ़ेद, ठीक है। तो धवल हिमालय का यह प्रांगण गंगा निध होती है आंगन, है ना, गंगा नदी जो कि हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है ना, सबसे पवित्र नदी है, जिनकी जितनी भी व्याख्या की जाए वह भी क्या है, कम है। हम उसकी जितनी भी व्याख्या करें, जितना भी वर्णन करें, वह भी हमारे लिए कम है, क्योंकि यह नदियाँ जो है वो बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुद्ध है। उसके बिना हमारा कोई भी कार्य, उस नदिया के जल के बिना हमारा कोई भी कार्य क्या होता है, सफल नहीं होता। हर पवित्र काम में हमें क्या होती है, उस नदी के जल की आवश्यकता पड़ती है।
ठीक है। तो धवल हिमालय यह प्रांगण गंगा नौ नित धोती है आंगन। मतलब क्या, वह जो हिमालय की सफ़ेद है ना, जो बर्फ से ढका सफ़ेद हिमालय है, वो जो सफ़ेद जो हिमालय का आंगन है ना, उसे निरंतर कौन धो रही है? तो गंगा नदी, है ना। गंगा नदी क्या कर रही है? तो निरंतर से क्या कर रही है? धोती जा रही है। और मेघ क्या करते हैं? आकाश से, बादल से, जो मेघ मतलब होता है बादल, और बादल क्या कर रहे हैं? तो बादल पानी बरसा रहे हैं, है ना। बादल क्या कर रहे हैं? पानी बरसा रहे हैं लगातार, है ना। तो बादल क्या कर रहे हैं? पानी बरसाकर हमारे देश को क्या कर रहे हैं? और उसकी सुंदरता में क्या कर रहे हैं? चार चांद लगा रहे हैं। तो फिर से मैं बता देती हूँ, पुनः इसे आप लोगों को समझा रही हूँ कि धवल हिमालय का यह प्रांगण, मतलब सफ़ेद हिमालय का जो यह आंगन है, उसे निरंतर गंगा नदी क्या कर रही है? प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन धोती है अपने पवित्र जल से, है ना। और मेघ बरस के क्या करते हैं? इस दृश्य को और भी आकर्षित और मनमोहक बना दे रहे हैं। किसको? हमारे देश को, ठीक है। लहरें आ चरणों को धोती, है ना। नदियों की जो लहरें देखते हो ना, जब पानी की जो लहरें एक बार में उफान में उठती है, समुद्र में हो या नदियों में, देखते हो कि एक ही बार धाराएं तेज से आती है और उफान में फिर पीछे भाग जाती है। तो वो जो लहरें बनती है नदियों में, उन लहरों के बारे में कवि ने बताया है कि लहरें क्या करती है? लहरें बहती जो हैं, चरणों को धो रही। किसके चरण को? हमारे इसी देश के धरती की चरण को धो रही है। हमारे भारत देश के धरती के चरणों को क्या कर रही है? धो रही है। और धोते हुए क्या करती है? मोतियाँ बिखरा देती हैं, है ना। मोती क्या करती है? बिखरा देती है। और फिर बिखराते हुए जाके किसमें मिल जाती है? खारे सागर में। मतलब खारा मतलब सागर। खारा यहाँ पर कहने का अर्थ है कि सागर का जो पानी होता है समुद्र का, वो क्या होता है? खारा होता है, नमकीन, ठीक है। तो समुद्र के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, सागर के बारे में कहा जा रहा है कि वह बहती हुई नदियाँ को, जो धाराएं हैं, वो बहती हुई मोतियों को बिखराते हुए जाके पुनः किसमें मिल जाती है? तो समुद्र में, सागर में जाकर मिल जाती है। अगली पंक्ति में कवि ने फिर चर्चा किया है पवन के बारे में। यहाँ तक तो लहरों के बारे में चर्चा किया है कवि ने, है ना। हमारे देश की नदियों की लहरों के बारे में चर्चा किया है कि लहरें क्या करती है? लहरें तेज़ी से आती हैं और मोतियों को बिखराते हुए जाके सागर में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद मलय पवन। मलय का अर्थ होता है बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा है मलयगिरी, या एक पर्वत का नाम भी कह सकते हैं। और मलय मतलब होता है थोड़ा मिले हुए पवन, कुछ अवशेष कण उसमें मिले होते हैं, तो मलय पवन, है ना। मलय पवन कहने का अर्थ है कि मलय मतलब मिला हुआ, मलयगिरी, है ना, मलयगिरी। तो मलय पवन जो हमारे देश में जो हवाएं हैं, बहती हैं मलय हवाएं, वो क्या करती हैं? वो वंदन कर रही है। वंदन मतलब क्या? पूजा कर रही है हमारे देश की, है ना, पूजा कर रही है। और अंगराज, अंगराज मतलब होता है उपटन। मैंने लिखा है अंगराज का अर्थ उपटन, है ना। और उपटन, अंगराज क्या कर रहा है? हमारे देश के चंदन कर रहा है, तिलक कर रहा है हमारे देश को, है ना। हवाएं क्या कर रही हैं? वंदना कर रही है, पूजा कर रही है। और ये अंगराज क्या कर? अंगराज मतलब उपटन। तो अंगराज उपटन हमारे देश को क्या? उपटन लगा के हम अपने देश की क्या कर? वंदना कर, तिलक लगाकर, उपटन की तिलक लगाकर हम अपने देश को क्या कर रहे हैं? गौरवान्वित कर रहे हैं, है ना। और राग पराग, राग पराग का अर्थ होता है बच्चों, मैंने लिखा है राग मतलब प्रेम, पराग मतलब रस, और सुरभि मतलब सुगंध, ठीक है। तो राग मतलब प्रेम, और इसी प्रेम भाव रस से मिलकर क्या करता है? एक अलग सा माहौल, वातावरण हमारे देश में पैदा हो जाता है, जो कि वो वातावरण किस चीज़ का होता है? वो वातावरण प्रेम भाव का होता है। हमारे देश में ये प्रेम रस क्या है? आपस में मिलकर हमें क्या करते हैं? हमारे उस वातावरण को मनमोहक और आकर्षित बना देता है, ठीक है। यही हमारे देश के लिए क्या है? गर्व की बात है कि हमारा देश क्या है कि आपस में प्रेम भाव के साथ रहता है। अगली पंक्ति में कवि ने क्या चर्चा किया है? तो अगली पंक्ति में कवि ने देश के प्राकृतिक दृश्यों के बारे में चर्चा किया है ना। या हम उसे यह इस तरह कह सकते हैं, यो कह सकते हैं कि कवि ने अगली पंक्ति में प्राकृतिक दृश्य के बारे में कल्पना की है या वर्णन किया है ना, या उनकी चर्चा की है या उनका व्याख्या किया है। तो कवि ने अगली पंक्ति में, है ना, देश की व्याख्या, देश की, है ना, देश की प्राकृतिक दृश्यों का क्या व्याख्या किया है कि कलियाँ क्या कर रही है? मुस्कान लुटा रही, मुस्कान लुटाती, गलियों में
मधुघट लुटकाती, कलियां है मुस्कान लुटाती, गलियों में मधुघट ढुलकाती, बेसुध से भंवरों की धारा। ध्यान से सुनना बच्चों, आप लोग सुनिएगा कि क्या कह रहे हैं इस पंक्ति में कवि, क्या कहना चाह रहे हैं अपने देश के बारे में, प्राकृतिक दृश्य के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं वो सुनिएगा ध्यान से। कि बेसुध से भंवरों की धारा देश हमारा, है ना। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, प्राकृतिक दृश्यों का चर्चा की गई है, क्योंकि फूल पौधे, है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा की जा रही है। तो कलियाँ, जो फूल की जो कलियाँ होती हैं, पहले हमारा सीधे फूल नहीं निकलते, ये आप लोग भी जानते हैं कि बर्ड मतलब कलियाँ, कली से ही फूल खिलते हैं, है ना। तो कवि ने कलियों के बारे में चर्चा की कि कलियाँ जब खिलती है तो क्या है, चारों तरफ मनमोहक मुस्कान सी, है ना, मुस्कान का वातावरण मतलब हंसी का वातावरण चारों तरफ फैल उठता है। जब सूरज की किरणें पड़ती हैं फूलों कलियों पर, तो कलियां जब फूटती हैं, निकलती हैं, फूलों का रूप लेती हैं, तो एक अलग सा मनमोहक और हंसी का, है ना, खुशी का वातावरण हमें महसूस होता है। तो कलियां है मुस्कान लुटाती, गलियों में मधुघट लुटकाती, भंवरे बेसुध से भंवरे, भंवरे क्या कर रहे हैं, भंवरे उस कलियों से रस लेकर, ध्यान से सुनिएगा इस पंक्ति में कवि कैसे भाव प्रकट कर रहे हैं अपने देश के बारे में, है ना, अपने देश के प्राकृतिक दृश्य के बारे में क्या भाव प्रकट कर रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कि भंवरे जो होते हैं, जो कि फूल पर बैठते हैं, फूलों से रस लेते हैं, है ना, फूलों का रस पीते हैं, तो उन कलियों पर भंवरे रस पीते हैं, रस लेकर और बेसुध होकर, मतलब एकदम बेसुध मतलब क्या, अपने मन को अपने अंदर वो अपने विचलित हो जाते हैं, है ना, वो अब क्या है एकदम बेहोश हो जाते हैं उस रसों को पीकर, और गलियों में क्या करते हैं, गलियों में घूमने लगते हैं, भटकने लगते हैं और मुस्कान, और क्या करते हैं, चारों तरफ मुस्कान का वातावरण फैला देते हैं। इस धरती, है ना, इस धरती की अजब कहानी, अंतिम पंक्ति में कवि ने क्या कहा है ना, कि इस धरती की अजब कहानी, फल फूलों ऋतुओं की रानी, देवों का नंदनवन देश हमारा, है ना, देवों का नंदनवन हारा देश हमारा, है ना। अब हमारे देश की क्या की जा रही है, अजब कहानी, हमारे देश की कहानी की चर्चा की जा रही है कि हमारा देश क्या है, इतना अद्भुत है, इतना अलौकिक है, इतना आकर्षित है, इतना मनमोहक है ना, इतना अलग है, इतना प्यारा है कि कवि ने बता रहे हैं कि हमारे देश की अजब सी कहानी है कि यहाँ जो फल फूल भी होते हैं वो ऋतुओं के अनुसार ही होते हैं, है ना। जैसे हमारे देश में ऋतु है ना, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़ ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, है ना, वर्षा ऋतु, तो इन ऋतुओं के ही अनुसार फल फूल भी हमारे देश में होते हैं। कवि बता रहे हैं कि हमारे देश में जो फल फूल होते हैं वो किस अनुसार, ऋतुओं के अनुसार ही आते हैं और ऋतु के अनुसार चले भी जाते हैं। तो बता रहे हैं कि हमारे देश की अजब सी कहानी है ना, अलग ही कहानी है कि हमारे देश में क्या होते हैं, ऋतु भी जो आते हैं, ऋतु वो भी फल फूलों के अनुसार ही, फल फूल या यो हम कह सकते हैं कि फल फूल ऋतुओं के अनुसार होते हैं, या हम उसको इस तरह कह सकते हैं कि फल फूल क्या होते हैं, ऋतुओं के अनुसार ही आते हैं और फिर चले जाते हैं। और इनकी तुलना किससे की गई है, इन ऋतुओं की तुलना, इन फल फूलों की तुलना किससे की गई है, तो इस ऋतुओं की या फल फूलों की तुलना हमारे जो है ईश्वर हैं, देव है, भगवान हैं, उनके नंदन वन से की गई है। क्योंकि हमारे जो ईश्वर है ना, हमारे देश में जो है ईश्वर की भी बहुत ही कृपा दृष्टि बनी हुई है ना, तो उनकी कृपा दृष्टि बनी हुई है। लेकिन क्या है, जो फल फूल ऋतु है उनके सामने, है ना, हमारे देशों का जो है, हमारे देवों का नंदनवन, हमारे देवों का जो नंदनवन है वो भी क्या है, हार गया, फीका पड़ गया है। हमारे देश का, है ना, हमारे देश के फल फूल ऋतुओं के सामने हमारे देवों का मतलब भगवान का जो नंदनवन है, जिसको मैंने बताया है इंद्र की वाटिका, है ना, वो भी क्या है, हारा हुआ है, मतलब फीका है। इतना हमारा देश अद्भुत सुंदर है, प्राकृतिक दृश्य हमारे देश का इतना अलौकिक, इतना अद्भुत है, इतना अलग है। हमारे देश का प्राकृतिक देवों का जो हमारे ईश्वरों का हमारे प्राकृतिक दृश्य पे इतनी कृपा दृष्टि बनी हुई है कि उनके सामने, है ना, उन्हीं का बनाया हुआ यह रचना किया हुआ हमारा देश है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे देश के फल फूलों और ऋतुओं के सामने उनका जो नंदनवन है वो अभी क्या है, फीका है। तो इस धरती की अजब कहानी, फल फूलों ऋतुओं की रानी, देवों का नंदनवन हारा देश हमारा, मतलब हमारे देश के अजब कहानी, हमारे देश की
और यहाँ जो हमारे देश में फल फूल आते हैं वह ऋतु के अनुसार आते हैं, जिसके कारण हमारे इस देश की प्राकृतिक दृश्य के सामने क्या है, हमारे देवों का जो नंदनवन है वो भी क्या है, फीका है और हरा हुआ है। अगली पंक्ति में कवि ने फिर प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है ना, कि यह भारत की फुलवारी, हमारे देश की जो फुलवारी है वो क्या है, हमको अपने प्राणों से प्यारी है ना। बता रहे हैं कवि कि हमारे देश का जो प्राकृतिक दृश्य है, फल फूल बाग बगीचे वन उपवन, इन सब की जो गणना करते हैं, इनकी जो वर्णन का जो वर्णन किया गया है वो बता रहे हैं कि इनके सामने हमारा जो प्राण है वो भी तुच्छ है। वो भी क्या है, तुच्छ है, एकदम तुच्छ, बिल्कुल निम्न, कुछ नहीं है। हमारे देश के प्राकृतिक दृश्य के सामने हमारा प्राण भी उसके सामने कुछ नहीं है ना। हमारे देश का प्राण उसके सामने क्या है, कुछ नहीं है। पशु पक्षी क्या है, सब हमको क्या है, बहुत ही प्यारा है। पशु पक्षी को भी हमारा देश क्या है, बहुत ही प्यारा है। और इसलिए हमारा देश क्या है, हमारा देश हमारे लिए क्या है, प्राणों से भी प्यारा है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश के फुलवारी के सामने क्या है, हमारा देश, हमारे प्राण जो है वो भी कुछ नहीं है। हमारे देश के इस फुलवारी, इस प्राकृतिक दृश्य के सामने, इस प्राकृतिक दृश्य के सामने हमारा प्राण जो भी है वो भी क्या है, एकदम कुछ नहीं है, कुछ उसके सामने बिल्कुल ही निम्न है, बिल्कुल ही तुच्छ है। और पशु पक्षी को भी हमारा देश क्या है, बहुत ही प्यारा है, क्योंकि हमारे देश में वो भी रहते हैं और इससे प्राकृतिक दृश्य से वो भी आकर्षित होते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि भारत की फुलवारी के लिए हमारा प्राण क्या है, हमारे प्राणों से भी प्यारा हमारा देश है। इसलिए अंतिम पंक्ति में कवि ने फिर कहा है कि एक देश में रहने वालों, है ना, कवि ने कहा है कि एक देश में रहने वालों आओ सबको गले लगा लो, है ना। क्या करे कवि, अंतिम पंक्ति में कवि यह कहना चाह रहे हैं कि ऐ देशवासी आओ, अब हम लोग क्या करें, एकता के सूत्र में बंध कर क्या करें, अपने आप एक दूसरे से लोगों को क्या करें, एक दूसरे को गले लगा ले, एक दूसरे से प्रेम का भाव उत्पन्न कर ले और हम सब एक ही नारा लगाएं, सिर्फ एक और एक ही नारा लगाएं कि हमारा देश क्या है, महान है, हमारा देश हमें प्राणों से भी प्यारा है, हम लोग में ऊंच नीच भेदभाव किसी तरह की कोई भावना नहीं है। इसलिए हम अपने देश के लिए अपने प्राणों का आहुति, अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तत्पर रहेंगे। और जब अपने देश की रक्षा की बात आएगी तो उस समय हम अपने प्राणों के बारे में नहीं सोचेंगे। अंतिम पंक्ति में कवि ने एक साथ रहने का, है ना, कवि ने क्या किस चीज़ पे जोर दिया है, एकता के बल पर जोर दिया है ना। अंतिम पंक्ति में कवि ने क्या किया है, तो अंतिम पंक्ति में कवि ने एकता पे जोर दिया है कि हे देशवासियों आओ हम लोग क्या करें, ऊंच नीच जात पात सभी चीज़ों का मतभेद भाव हटाकर आपस में क्या करें, एक दूसरे को गले लगा ले, एक दूसरे से प्रेम के भाव के साथ रहे, यही हमारा उद्देश्य है। इसी पंक्ति के साथ कवि ने क्या किया, कविता की समाप्ति की है। और मैं भी चाहूँगी कि इसी पंक्ति के साथ अगर आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा प्रश्न उत्तर है तो मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके प्रश्न उत्तर को लिख दूंगी, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो इन सभी को हल करके लिख दूंगी, आप लोग उसे खोलकर आराम से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।